डियर स्टूडेंट, एक टॉपिक और आज हम लोग स्टडी करेंगे। वो टॉपिक से पहले मैं उस थ्योरम को यहाँ पर रिमाइंड करना चाहूँगा, रिकॉल करना चाहूँगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। वो टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या था ये थ्योरम? रिकॉल। जब तक मैं लिखता हूँ तब तक आप याद कीजिए। एनी कंपोजिट नंबर, इंटीजर हो, can be factorized into prime factors with the uniqueness but not necessarily in the same order. यही था वो थ्योरम। ठीक है। एनी कंपोजिट इंटीजर कैन बी factorized into prime factors with uniqueness but not necessarily in the same order. क्या माने है इसका? इसके माने यही था, मैंने वहाँ भी एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर मैं इसके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कोई भी कंपोजिट इंटीजर नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करेंगे तो वो प्राइम फैक्टर्स जो भी आएगा वो यूनिक ही रहेगा, चाहे हम जितने तरीके से उसे फैक्टराइज करें, वो बदलेगा नहीं प्राइम फैक्टर्स। हाँ, उसका ऑर्डर बदल सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ले लीजिए एक 63 नंबर। 63 नंबर को अगर आप फैक्टराइज करें तो आप पाएंगे 7 × 9। जैसे 63 कंपोजिट नंबर था वैसे ही 9 भी कंपोजिट नंबर है, तो 9 को फर्दर आप फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर्स में और इस बार आप पाएंगे 3 और 3। ठीक है। तो अब आप ये लिख सकते हैं 63 = 7 × 3 × 3। ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि 63 = 7 × 3x²। ठीक है। अगर आप ही में से किसी एक को दूसरे को अगर फिर कहा जाए फैक्टराइज करने के लिए, तो हो सकता है 63 को वो इस जो फैक्टराइज करे वो आपके किए हुए फैक्टराइजेशन से डिफरेंट हो सकता है वो इस तरह से फैक्टराइज करे, 3 और 21 में फैक्टराइज करे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में 21 भी एक कंपोजिट नंबर है, जैसे 63 कंपोजिट नंबर था वैसे ही 21 भी एक कंपोजिट नंबर है, इसलिए 21 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे और हम पाएंगे 3 × 7 में। ठीक है। तो अब क्या पाया हमने? अब हम 63 के लिए फैक्टराइजेशन जो करेंगे वो हम पाएंगे 3 × 3 × 7, यही ना। और इसको आप कह सकते हैं 63 = 3² × 7। अब देखा जाए, जो आपने फैक्टराइज किया था पहली बार 7 × 3 × 3 में 63 को, वहीं पर कोई दूसरा आपका ही फ्रेंड फैक्टराइज कर सकता है 3 × 3 × 7 में, तो क्या इससे फैक्टर्स बदल गए? जो 3 और 7 पहले बार में आया था वही 3 और 7 तो दूसरी बार भी आया है। क्या बदला है? बदला तो सिर्फ ऑर्डर है। जो पहले 7 आया था पहली बार वाले फैक्टराइजेशन में, इस बार 7 लास्ट में आ रहा है फैक्टर के तौर पे,
है ना। तो यही है मेन थीम इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। अब इस थ्योरम की मदद से हम लोग एक और फैक्ट को एक्सप्लेन करने चलेंगे, जो कि आज का व्यू था, आज का टॉपिक यही होना था, जो अब इसकी मदद से होगा। अब उस फैक्ट को हम स्टेट कर रहे हैं एज ए थ्योरम। इफ ए स्क्वायर is divisible by a prime factor या प्राइम नंबर, by a प्राइम नंबर p, मान लीजिए देन A is divisible by the same prime number p also. In other words, if a prime number p, मान लीजिए, is a factor of a square, then p is a factor of a also। जी, p a का भी फैक्टर होगा। इस दूसरे वर्ड में, इन अदर वर्ड्स में जो व्यू को एक्सप्रेस किया गया है वह है इफ़ ए प्राइम नंबर p से इज़ ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन p इज़ ए फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। अगर p a स्क्वायर का फैक्टर है तो p a का भी फैक्टर है, यही इसमें एक्सप्रेस किया गया है। अब इसे हम प्रूव कैसे करेंगे? इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ पर प्रोसीड करने जा रहा हूँ। मान लीजिए ए को आपने फैक्टराइज किया, किस तरह से? तो P1, P2, P3 एंड सो ऑन। तो इसलिए आप कह सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू P1, P2, P3 एंड सो ऑन टू द होल स्क्वायर। आप इसे एक्सपोनेंशियल लॉ को यूज़ करके आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसके माने ये हुआ कि ए स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर में एक्सप्रेस किया गया। कह सकते हैं कि P1, P2, P3 फैक्टर है ए स्क्वायर का। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, है ना, 2 बार हर फैक्टर मौजूद है ए स्क्वायर में। तो क्या हम ये कह सकते हैं या क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि P1 ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा? अगर फैक्टर है वो तो डिवाइड तो करेगा ही। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि दिस मीन्स P1, P2, P3 और Pn, लास्ट वन, डिवाइड्स
ए स्क्वायर सेपरेटली, है ना। यस, हमें साबित ये करना है कि कोई p एक फैक्टर हो जाए ए स्क्वायर का तो वह p a का भी फैक्टर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि p a स्क्वायर का फैक्टर है। लेट p be a factor of a स्क्वायर। मान लीजिए p be a factor of a स्क्वायर और p प्राइम नंबर है। p क्या है? p प्राइम नंबर है, तो हम इसे लास्ट में ऐड कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो ए प्राइम फैक्टर। if p be a prime factor, कंपोजिट की बात तो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, p be a prime factor of a square, then p must be any one of p1 p2 p3 और pn लास्ट वन। ठीक है, अगर p प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का तो p p1 p2 p3 या pn में से ही कोई एक होगा। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को एक्सप्लेन किया उसमें यही मीनिंग छिपा है। क्या छिपा था, क्या स्टेट कर रहा था जिससे हमने कह दिया कि वो छिपा था मीनिंग उसमें यही था कि अगर किसी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करते हैं यूनिकनेस के साथ जी, तो फिर वो किसी भी तौर पे दूसरी बार जैसे भी चाहे फैक्टराइज करें तो वो प्राइम फैक्टर्स बदलेगा नहीं, भले उसका ऑर्डर बदल जाए। तो अगर हमने पहली बार कह दिया कि p1 p2 p3 वगैरह वगैरह ए स्क्वायर का फैक्टर है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि p1 p2 p3 में से कोई भी चाहे तो ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली सेपरेटली। तो वैसे ही अगर जब ये मान रहे हैं हम कि p इज़ ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तो हम ये कहना चाहते हैं कि p ए स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर p प्राइम है तब तो उस फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक p डिफरेंट नहीं होगा। p1 p2 p3 में से चाहे जो भी आ रहा होगा p उसी में से किसी एक की जगह पर आ रहा होगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे इंटरप्रेट करके दिस मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू p टाइम्स स्क्वायर p1 स्क्वायर p3 स्क्वायर एंड सो ऑन। कब? व्हेन p1 को रिप्लेस कर देंगे p से और p1 स्क्वायर p स्क्वायर p3 स्क्वायर एंड सो ऑन। कब? व्हेन p2 को रिप्लेस कर देंगे p से एंड etc। जैसे जैसे हम p का पोजीशन आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस p3 p4 अपनी जगह पर से हटता जाएगा और p उसकी जगह पर आता जाएगा। ठीक है, अब आइए नाउ ए इक्वल टू p1 p2 p3 pn वगैरह वगैरह, यही ना। तो इसके माने ये हुआ कि a इक्वल टू p टाइम्स p2 p3 एंड सो ऑन। व्हेन p1 रिप्लेस हो रहा है p से और p1
P3 एंड सो ऑन। कब? व्हेन P2 रिप्लेस हो रहा हो P से, और P1, P2 और P एंड सो ऑन। कब? व्हेन P3 रिप्लेस हो रहा हो P से। तो इससे हमें ये पता चला कि P का पोजीशन चाहे जहाँ भी हो, पहला फैक्टर की जगह पर हो, दूसरे फैक्टर की जगह पर हो, तीसरे फैक्टर की जगह पर हो, लेकिन रहेगा तो फैक्टर ही की जगह पर। तो P कहीं भी रहेगा, A का फैक्टर ही रहेगा। इट मीन्स P इज ए फैक्टर ऑफ A, यानी कि P डिवाइड्स कंप्लीटली A, यही हमें साबित करना था। और P डिवाइड्स A कंप्लीटली, यही प्रूव करना था, तो यही प्रूव किया। इसी के साथ हमारा ये जो टास्क था वो कंप्लीट हुआ। इस टास्क का, इस फैक्ट का हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, और फिर जो हमने अब तक पढ़ा है उसको हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे। यूज़ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे। अर्थमेटिक में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा जहाँ पर हम इसकी मदद से हम उसे साबित कर सकेंगे या हम उसे सोल्व कर सकेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन इससे पहले कि मैं उसके लिए कोई स्टेप लूँ, मैं आपको खुद चाहूँगा कि आप अपने बुक से, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उस बुक को कंसल्ट करें और उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं दिए हुए उनको आप पहचान करके कि इसी फैक्ट पर बेस्ड वो प्रॉब्लम है उसको स्टार्ट करें और प्रोसीड करें, और फिर पाएँ कि रिज़ल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर हमारे अगले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसको देखिए, शायद वो आपकी हेल्प करेगा। आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू।